13 दिसंबर 2025 को जब पेपर मिलेगा तो कैसे हल करना है, पेपर कुछ इसी टाइप का मिलेगा और पेपर को कंप्लीट देख कर जाइएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम शुरू से बताने वाला हूँ कैसे कैसे हल करना है। सबसे पहले पेपर कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, जैसे ये बच्चा लिखा हुआ है आप अपने एडमिट कार्ड में से देख कर लिख लेंगे। फिर अपना नाम लिख देंगे, फिर अपना सिग्नेचर कर देंगे, यानी दोनों में अपना नाम ही लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न 50 नंबर का पूछा जाता है और अंक गणित के 20 प्रश्न 25 नंबर का और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न 25 नंबर का। टोटल 80 प्रश्न रहेगा इस पेपर में और ये पेपर 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले पेज को ऐसे पलटेंगे ना तो सबसे पहले ऐसे दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले भाग 1 दिखेगा, तो ओमआर शीट मिला रहेगा ना, तो ओमआर शीट पे मैंने कल बताया था सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या करना है, अपना नाम, रोल नंबर और ये पिताजी का नाम भर लेना है। उसके बाद से आंसर शीट भरने के लिए छोड़ देना है, पहले आंसर शीट को नहीं भरना है। फिर पेपर को सॉल्व करना है, पेपर में छोटे छोटे टिक कर लेना है। जैसे ये पेपर कहता है निर्देश कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग नहीं बता पाएंगे, काफी सिंपल है, बता देंगे। देखिए, सबसे अलग आकृति जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, इसमें सारे में तीर तीर है, तीर तीर है, तीर तीर है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तीर तीर नहीं है। अब देखिए बी नंबर, इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, तो इसमें देखिए रेखा काउंट कर लीजिएगा, ये सारा त्रिभुज जैसा दिख रहा है, लेकिन रेखा काउंट कीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। इसमें भी 5 गो है, इसमें भी 5 गो है, इसमें भी 5 गो है, लेकिन इसमें 6 गो है, तो 6 गो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला में देखेंगे, नेक्स्ट वाले में सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले में सबसे अलग देखिए, ये दोनों एक साइड है, ये दोनों एक साइड है, ये दोनों एक साइड है और ये दोनों अलग अलग है, तो ए नंबर राइट आंसर। छोटा छोटा टिक कर लेना है, फिर अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है। ये देखिए, चौथा प्रश्न देखेंगे तो इसमें सबसे अलग आकृति, तो ये एक है, एक है, एक है, ये लेकिन 2 आकृति से मिलकर बना हुआ है, तो सी नंबर राइट आंसर। छोटा छोटा टिक कर लेने के बाद देखिए भाग 2 में आएंगे, तो भाग 2 का निर्देश कहता है ना कि इसके जैसे सेम टू सेम आकृति बता दीजिए। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है, तो ये अंदर वाला तीर भी देखेंगे, ठीक है। एकदम छोटी छोटी बातें भी ध्यान देना है। इसके जैसे सेम टू सेम आकृति कौन सा है, तो इसके जैसे देखिए, ये तीर इधर है तो इधर है, तो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये वाला गलत, ये वाला गलत, क्योंकि ये और ये इसके जैसे नहीं दिख रहे हैं, अंदर वाला तीर। अब ये तीर इधर इधर है, इधर इधर है। अब ऊपर वाला देख लेते हैं, ऊपर 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 ऊपर, बट इसमें ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके जैसे सेम टू सेम कौन सा है, तो बी नंबर है। अब ये देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन, इसके जैसे सेम टू सेम आपको डायरेक्ट दिख रहा है, बी नंबर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टिक कर लेना है। अभी बताता हूँ ओमआर शीट में कैसे भरना है। एक छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे ना तो आप फेल हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। इस वीडियो में प्रॉपर पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है ये जानने को मिलेगा आपको। ये इसके जैसे सेम टू सेम आपका कौन सा आकृति है, तो इसके जैसे सेम टू सेम बी नंबर है, तो बी पे एक छोटा सा टिक कर लेंगे। छोटा छोटा पहले टिक कर लेंगे, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे, ठीक है। अब भाग 3 का निर्देश पढ़ेंगे, पेपर को पलटेंगे तो भाग 3 आएगा, निर्देश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट करना होता है फिगर को, तो आप लोग क्या करेंगे ना, यदि नहीं ढंग आ रहा है तो ये जैसे है ना, पेंसिल लेकर जाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और एक डॉट और 2 ऐसे ऐसे किया गया है। इसका मतलब ये है डी नंबर को हम लोग उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो मैच कर डालेगा, डी नंबर को उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा, डी पे एक छोटा सा टिक कर देना है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए इसको, तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, किसको रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे किसको, तो इसमें हमको रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा सबसे पहले ऐसे हम लोग को मिलाना पड़ेगा ना, ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे इसमें दिख रहा है, फिर इसमें भी दिख रहा है, बट राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सी पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कलर किया गया है तो इधर साइड भी कलर किया जाएगा और ऐसे ऐसे मिलाया जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर को उठाकर रखेंगे, मैच कर डालेगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे, ऐसे ऐसे कर देना है और फिर ऐसे खींच के ऐसे कर लेना है, तो हमको लगता है कि हम लोग बी नंबर को उठाकर रखें तो मैच कर डालेगा। बी नंबर सेम टू सेम बी नंबर को उठाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। एकदम छोटा छोटा टिक कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब भाग 4 में पहुंचेंगे, तो भाग 4 का निर्देश कहता है कि आप बता दीजिए कि देखिए, मान के चलिए कि मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तीर नीचे है तो फिर इस साइड हुआ है, तो फिर ऊपर हुआ है, तो फिर किस साइड होगा, इस साइड होगा, इस साइड। और ये एक एक घटता जा रहा है, 3 गो था, फिर 2 गो हुआ है, फिर 1 गो, तो फिर एक भी नहीं रहेगा और इधर के साइड में मुंह रहेगा। सी नंबर राइट आंसर, ठीक है।
इसमें होता ये है कि रोटेट का खेल होता है, ठीक है, या बढ़ते क्रम का खेल होता है। दो ही चीज का खेल होता है। जैसे मान के चलिए 5 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद क्या आएगा ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का खेल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस यहाँ पे है, प्लस सेकेंड स्थान पे चला गया, प्लस थर्ड स्थान पे चला गया, प्लस अब नेक्स्ट वाला में जाएगा तो फोर्थ स्थान पे आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो एक यहाँ पे ही ओनली दिख रहा है, तो सी नंबर पे आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, ये देखिए ये कैसे हो रहा है। ये वाला पता है कैसे हो रहा है, डायरेक्ट ये उठकर यहाँ पे चला आया, फिर उसके बाद से गुणा उठकर यहाँ पे चला गया तो बराबर इधर खसक गया, अब बराबर उठकर यहाँ पे चला आएगा तो बराबर ओनली इसमें दिख रहा है, तो डी नंबर पे टिक करेंगे। समझ में आया? ये छोटा छोटा दिमाग लगाना है। पिछली बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, लेकिन पेपर बनाने वाले ने ये ऐसा बनाया था कि देखिए ये पहले कितने रेखा से मिलकर बनाया है, तो 5 रेखा से, फिर 4 रेखा हो गया है, फिर 3 रेखा हो गया है, फिर 2 रेखा होगा, तो 2 रेखा वाला ओनली बी दिख रहा है, तो बी पे टिक कर देना था। बट बच्चे गलत करके चले आए। बताइए कितना इजी प्रश्न पूछा गया था। कैसा भी प्रश्न पूछेगा, घुमाएगा या जैसे भी हो, आप लोग करके आइएगा, ठीक है। सबसे पहले 40 तक हम लोग हल करते हैं, फिर आपको मार्कशीट भरना मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाग 5 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 5 का निर्देश ये कहता है कि इस दुगो में कोई ना कोई संबंध है, वही संबंध इन दोनों में दिखाना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है क्या करना है। देखिए एक सिंपल सा मैट्रिक बताता हूँ। ये बड़ा वाला कोष्टक देखिए बाहर के साइड में हो गया है, गोला अंदर के साइड में और त्रिभुज अंदर के साइड में, ठीक है। तो सेम वही प्रक्रिया इसमें भी होगा। ये बड़ा वाला कोष्टक बाहर के साइड में हो जाएगा और त्रिभुज अंदर और गोला बीच में हो जाएगा। नहीं, ये सबसे पहले ये वाला ना, गोला ये बाहर के साइड में होगा, गोला ये बाहर के साइड में। जो नंबर 1 पे था वो बाहर हुआ है, जो नंबर 2 पे था तो नंबर 2 पे अंदर हुआ है, नंबर 3 पे था तो वो नंबर 3 पे अंदर हुआ है। तो ऐसे गोला बाहर फिर त्रिभुज या फिर वर्ग, गोला बाहर फिर त्रिभुज फिर वर्ग। राइट आंसर आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है बी नंबर, ठीक है। तो बी पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इधर हुआ है, फिर ये 90 डिग्री पे इधर हुआ है, तो ये इधर है तो 90 डिग्री पे रोटेट होगा, तो ये सी नंबर आएगा, तो सी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इस बार देखिए ये जो खाली है वो यहाँ पे फिल कर दिया गया है, फिल कर दिया गया है, और जो फिल है वो खाली कर दिया गया है। वैसे इसमें होगा कि जो ये फिल है वो खाली कर दिया जाएगा, जो खाली है वो फिल कर दिया जाएगा। तो ये देखिए जो आप लोगों का खाली है, ये ऐसे फिल है ना, ये खाली है, ठीक है। ये खाली है तो ये फिल कर दिया गया। अब ये फिल है तो इसको खाली कर दिया जाएगा, पहली चीज। तो इसमें किसी में भी खाली नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर पे टिक करेंगे। बी नंबर क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये जो है वो रेखा, ये जो कलर वाला रेखा है वो इसके अंदर डाला गया है, तो ये जो रेखा है वो इसके अंदर डाल दिया जाएगा और बाकी ये जो है वो खाली कर दिया जाएगा, बाकी ये कलर। तो ये राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये इधर के साइड में दूगो है, फिर कलर है, तो एगो हटा दिया गया है, फिर कलर को बिना कलर का कर दिया गया, और नीचे के साइड में। जब ये इधर है तो ये ऊपर के साइड में होगा और ये कलर हटा दिया जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जो संबंध है वही इन दोनों में संबंध होगा। समझ में आया? अब भाग 6 पे पहुंचते हैं। भाग 6 का निर्देश कहता है ना कि आप यहाँ कटा हुआ कौन सा हिस्सा लाकर यहाँ पर रखेंगे कि सेम से मतलब फिट बैठ जाए। जैसे मान के चलिए ना, कोई भी कागज है, कागज का टुकड़ा कौन सा ऐसे लाकर जोड़ेंगे कि वो फिट बैठ जाए, ठीक है। समझ में आया? तो वैसे ही इसमें कौन सा लाकर रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये खाली है तो इसको खाली को कवर करने के लिए ये कवर करेगा, ठीक है। अब ये प्लेन है तो प्लेन है, और ये इधर के साइड में है तो इधर के साइड में खाली है, यानी सी नंबर को लाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। अब इसको देखिए, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ए नंबर को ही लाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। अब इसको देखिए, तो इसको आप लोग सी नंबर को लाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। अब इसको देखिए, इसको आप लोग डी नंबर को लाकर रखेंगे तो मैच कर डालेगा। कितना सिंपल है। मैं इतना फास्ट क्यों बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ। और भाग 6 हो गया, भाग 7 का निर्देश पढ़ेंगे। तो भाग 7 का निर्देश ये कहता है ना कि आप लोग क्या कीजिए ना,
कि ये जो आकृति है, ये आकृति दर्पण में कैसा दिखेगा, यही बता देना है। तो मैं बहुत बार पेपर सॉल्व कराया हूँ, बहुत बार पेपर सॉल्व कराया हूँ। एक काम कीजिए ना, मैं डायरेक्ट ट्रिक ही बताता हूँ। तो ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहली बात मैं इस फिगर को ही बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये मैंने ऐसे कर लिया, और इस फिगर को, दर्पण का मतलब होता है शीशा, तो ये मैंने शीशा बना दिया। शीशा, शीशा में कोई भी लेटर लेकर जाएंगे तो उल्टा दिखेगा। मैं बहुत बार समझाया हूँ। इस वीडियो में थोड़ा सा मेरे पास पेपर नहीं लाया हूँ, इसलिए मैं पेपर के माध्यम से नहीं बता पा रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें पहले का कवर करा दिया है, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप से है, इस टाइप से है, ठीक है। ये आकृति इस टाइप से है। अब इसको क्या करेंगे ना, यदि पेज को ऐसे पलटेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो आंसर आ जाएगा। बस जाइएगा एग्जाम में, जो नहीं समझ में आएगा दर्पण वाले क्वेश्चन में, तो उगा कर उसको आप पलट दीजिएगा पेज को, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर आ चुका है, ठीक है। कौन सा राइट आंसर होगा, तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर, ठीक है। सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट पलट देता हूँ मन में, इसको ऐसे मैं डायरेक्ट पलट देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मेरे हिसाब से, ये ऐसे जाएगा ना, हाँ ऐसे जाएगा, तो गोला यहीं पे रहेगा, बाकी ये उधर की साइड में रहेगा, ये ऐसे जस्ट पलटेगा, तीन इधर और ये इधर। राइट आंसर ए नंबर ही हो जाने वाला है, ए नंबर ही हो जाने वाला है। ए नंबर नहीं नहीं नहीं, ए नंबर नहीं होगा, क्योंकि बस इसका मुखड़ा देखिए, मुखड़ा इधर के साइड में मोड़ दिया गया। अगर इधर के साइड में मोड़ा गया होता तो राइट आंसर हो जाता है। इसका मतलब हम लोग का राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर है। तो सी पे आप लोग टिक करेंगे। इसको यदि हम लोग ऐसे पलाटे जस्ट, कौन सा राइट आंसर आएगा, जस्ट यदि हम लोग पलटते हैं तो हम लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा कौन सा, तो वो आ जाएगा डी नंबर। डी पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग पलट कर दिखा दिया सी नंबर, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग पलट कर दिखाएंगे तो वो आएगा आप लोगों का जस्ट ए नंबर, ठीक है। ए नंबर, ए नंबर ही आएगा ना, हाँ ए नंबर ही आएगा, ए नंबर। ये ऐसे है ना, हाँ ऐसे, फिर ऐसे, हाँ ठीक है, ए नंबर। यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो इसको चटक कर लेंगे, चटक कर लेंगे, और पेज को ऐसे पलट कर देख लेंगे। यदि आपके पास रफ पेज है तो वहां से भी कर सकते हैं। बाकी आइए इसको मैं समझाता हूँ भाग 8 वाले को। तो भाग 8 वाले में क्या करना है, देखिए इन निर्देश को पढ़ेंगे ना, तो एक कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, इतना बड़ा। ये एग्जाम में लेकर नहीं जाना होता है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अब इसको बोला है कि ऐसे रोटेट कर दीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए। तो ऐसे मैंने क्या किया, फोल्ड कर दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से, ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको बोला है कि ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद से बोला है कि यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दीजिए, इस टाइप से, इस टाइप से एक कट लगा दीजिए। तो आइए कैंची के माध्यम से मैं कट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में जाना है तो कैंची लेकर नहीं जाना होता है, घर पे ही प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका अपनाना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए अब ये क्या होगा, इसको ओपन कर देना है। तो ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, यही हम लोग को बताना था। तो ये हम लोग को जो दिख रहा है वो दिख रहा है कैसा, तो वो हम लोग को दिख रहा है ए नंबर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ए पे टिक करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छोटा सा कट किया जा रहा है, तो इसका मतलब एक बगल में ऐसे आएगा ए नंबर जैसा, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक कट किया जा रहा है, तो एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, 4 को आएगा, तो डी नंबर राइट आंसर। यहाँ पर 3 कट किया जा रहा है, तो 3 इधर, 6, अब फिर 3 नीचे, फिर 3, यानी कि बी नंबर आएगा, तो बी नंबर पे टिक करेंगे। समझ में आया? इस टाइप से आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करना है। और बाकी आइए भाग 9 पे, मैथ भी सॉल्व करेंगे और इसमें से बहुत सारा प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। जब भाग 9 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो ये निर्देश कहता है कि ये टुकड़ों से कौन सा आकृति बना हुआ है, इन टुकड़ों से कौन सा आकृति बना हुआ है। ये ईंट है, ईंट से कौन सा घर बनेगा इसमें। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज, तो ये त्रिभुज आप लोग का कहाँ लगाया गया है, यहाँ पे, ये त्रिभुज यहाँ पे, और ये 2 त्रिभुज यहाँ पे लगाया गया है। सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसको देखना है, तो इसका हम लोग का राइट आंसर देखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से आप लोग को देखना है।
तो ये जो हमको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करके, और ये वाला आकृति यहाँ पे और ये वाला इधर, बी नंबर राइट आंसर। ये वाला देखिए ध्यान से, तो ये वाला हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, तो ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, डी नंबर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगर मिस्टेक करेंगे तो गलत करके आएंगे, और बिल्कुल आराम से, किसी से भी बात नहीं करना है, बिल्कुल अपने मन से ही अपने से सवाल करना है, अपने से हल करना है। किसी से बात करेंगे कंफ्यूजन हो जाएंगे, किसी में झाँका झकोल करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, यानी किसी में नकल करेंगे तो। ये देखिए ये वाला आकृति यहाँ पे है, ये वाला आकृति यहाँ पे है और ये वाला आकृति यहाँ पे है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्यों इतना फास्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा प्रैक्टिस है। अभी मैं बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा। भाग 10 का निर्देश पढ़ेंगे ना, तो ये निर्देश कहता है ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है, ये चोर है किस घर में छिपा हुआ है, यही बताना है। तो सेम आकृति देखना है। तो ये देखिए ऐसे करके ऐसे बनाया गया है ना, तो यहाँ पर बनाया गया है, दिख जा रहा है, सीधा दिख जा रहा है ना, ऐसे करके है, तो ये हमको यहाँ पे दिख जा रहा है, हमको यहाँ पे दिख जा रहा है ये वाला आकृति, तो ये वाला आकृति हमको यहाँ पे दिख जा रहा है, ये वाला आकृति तो हमको यहाँ पे दिख जा रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है। इस प्रकार भाग आप लोग का मानसिक योग्यता कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले 40 प्रश्न मानसिक योग्यता का कंप्लीट करने के बाद आप लोग को आ जाना है ओमआर शीट पे। तो ये रहा ओमआर शीट, ठीक है, ओमआर शीट, और ओमआर शीट में फिल करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए फिल कैसे करना है 40 तक। देखिए यहाँ पर कल कुछ मैंने बता दिया था कि ओमआर शीट भरते टाइम मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है, कहीं भी ओमआर शीट में गांच पोत नहीं करना है। कैसे फिल करना है, तो देखिए 40 तक। तो देखिए मान लीजिए 39 का आप लोग का सी सही है, तो 39 का सी पे ऐसे कलर कर देना था, मैंने कल के वीडियो में बताया था बिल्कुल अच्छे तरीके से। 38 का आप लोग का सी सही है, तो सी पे आप लोग को ऐसे कलर कर देना है, बाहर नहीं निकालना है। और उसके बाद से क्या नहीं करना है, 37 का राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा ए नंबर, तो ए नंबर पे ऐसे कलर कर देना है, ठीक है। कल के ही वीडियो में मैंने बताया था कि ओमआर शीट कैसे भरना है। यदि आपको नहीं पता है ना, तो मैं ओमआर शीट पे ही गांच कर दिखा देता हूँ, बट आपको ओमआर शीट पे नहीं गांचना है। लिखना है यूट्यूब पे नैनो एग्जाम ओमआर शीट। आपको वहाँ पे कैसे भरा जाएगा ओमआर शीट को, ये मैंने सिखा रखा है, ठीक है। तो ये वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, यही लिखकर सर्च कर देना है, ठीक है, या ओमआर शीट कैसे भरे नैनो एग्जाम, ठीक है। तो आ जाएगी वीडियो। अब आइए मैथ का सलूशन करते हैं। मैथ का सलूशन करने से पहले मैंने अभी आपको बताया कि मुझे क्यों इतना जल्दी ढंग आ रहा है। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस किया हूँ बहुत सारा पेपर का। तो ये रहा मेरे पास बहुत सारा पेपर, ये देखिए 20 मॉडल पेपर आपको ले लेना चाहिए। 20 मॉडल पेपर आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम देने के लिए। इन सारे पेपर का मैं PDF व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सेम जैसा एग्जाम में आप लोगों का पूछा जाता है वैसा ही प्रश्न बनाया गया है, ठीक है, वैसा ही प्रश्न बनाया गया है। तो ये मॉडल पेपर ऑर्डर कर लेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले मैं मैथ दिखा देता हूँ। मैथ काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही छपने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में न्यू सिलेबस पे बनाया गया है, ऐसा ही छपने वाला है। अब देखिए इसका मैं दिखा देता हूँ, इसका मैथ देखिए, सारे मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं है, सारे मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसको लेने के लिए 199 रुपये आपको चार्ज देना होगा। व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पे व्हाट्सअप कीजिए और बोल दीजिए मॉडल पेपर चाहिए। आपके पास QR कोड जाएगा और QR कोड पे आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो ये सारा मैं मॉडल पेपर सेंड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में। और इसका रिकॉर्डेड क्लास 1-1 घंटा का, यदि आप वीडियो देख लेते हैं पूरा तो आप एग्जाम में 100% पास होकर आएंगे। अब आइए मैथ का सलूशन करते हैं। तो मैथ का बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे मैथ का सॉल्व करना होता है, कहाँ रफ वर्क करना होता है, सब कुछ बताने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33/40 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि 5 में से क्या घटाया जाए कि 2 प्राप्त हो जाए, 2 प्राप्त हो जाए। सेम एकदम सिंपल प्रश्न है। तो आप बोलेंगे भैया 3 घटा दीजिए तो 2 प्राप्त हो जाएगा, बट ये 3 आया कैसे है, कुछ दिमाग हम लोग लगाएंगे। इसी 5 को इस 5 में से 2 घटा दे, 5 में से 2 घटा दे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। तो सेम वही कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पे भी लगाना है। 33/40 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। इसका मतलब ये है
कि कुछ ना कुछ होगा, बट हम लोग को नहीं पता है। तो जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाए वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा दें। 33/40 में से हम लोग 11/40 को घटा दें तो हम लोग का आंसर नहीं आ जाएगा, तो एलसीएम 40 हो जाएगा। 33 माइनस का 11 कर देंगे तो 11 दूना में 22 होता है और 22/40 आंसर आ जाएगा। बट 22/40 आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसको और छोटा भी काट कर सकते हैं। जैसे 2 से कट कर दीजिए तो 11 और ये कट करेंगे तो ये 20। अब ये आंसर में है तो हाँ है, ए नंबर राइट आंसर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना व्यय होगा। तो देखिए ये एक प्रकार का वर्गाकार आप लोग का क्या है, एक पार्क है, ठीक है। इसमें आप लोग को क्या है ना, इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 चौड़ा पथ है, यानी कि चारों ओर है। तो ये देखिए ऐसे करके मैं बना दे रहा हूं, ये पथ है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, चारों ओर रास्ता है, यही रास्ता का बात किया जा रहा है, यही रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है। अब ये देखिए ये बड़ा वाला का दिया है 50 मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर ये है तो 50 मीटर ये भी होगा, क्योंकि वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब अंदर वाला दिया है 2.5। तो देखिए सबसे पहली बात, इसको 2 बार घटा दीजिए, क्योंकि हम लोग इसको 2.5 यानी कि आप लोग का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 50, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए बड़ा वर्ग का। तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 50 × 50, 5 × 5 = 25 और 2 को 0, 2500 ये क्षेत्रफल आया हुआ है बड़ा वाला का, ठीक है। अब अंदर ये आप लोग का क्या क्या करेंगे, 2.5 यानी कि 5 घटा देंगे 50 में से। 50 में से ये वाला चौड़ाई घटाएंगे ना, ये वाला, तो 2.5 यानी कि 5 घटा देंगे तो ये 45 मिलेगा, 45। अब एक काम कीजिए ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब ये आ गया कितना, 45 मीटर। तो ये भी 45 मीटर, सब 45 मीटर, ठीक है। तो ये 45 × 45 कर लीजिए, 45 × 45 कर लीजिए तो कितना आएगा, 45 × 45 करेंगे तो कितना आएगा, मैं इधर साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ। 45 ऐसे कर लीजिए, 5 चौको 5 × 5 = 25 और ये 4 × 5 = 5 चौको 20, ठीक है। ये शॉर्टकट 2025 आएगा, 2025, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तभी तो ये हम लोग को बीच वाला रास्ता का पथ, इस पद को समतल कराने में, हाँ तो घटा देंगे। तो ये 2500 में से 2025 घटा देना पड़ेगा। तो हम लोग के पास बचेगा कितना, 475 बचेगा, 475 बचेगा। और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च हो रहा है, तो इसी 10 से गुणा कर देंगे तो हम लोग को जो आएगा 475 और 0, इतना आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। समझ में आया सारी चीजें, ये दिख रहा था ना सारी चीजें, चलिए अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 4750, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में खरीदा। सीपी का मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 55,000। उसने 3400 रुपये स्कूटी की मरम्मत कराई। तो देखिए जो जेब से लगता है वो भी क्रय मूल्य में ही ऐड होता है, तो ये 3400 रुपये उसके जेब से लगा है, ठीक है, जेब से लगा है। इसका मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 5, 8 और 4 और 00, ये उसका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि स्कूटर अपने मित्र को 56,030 रुपये में बेच दिया, यानी कि एसपी कितना है, एसपी है 56,030 रुपया, 56,030 रुपया। अब देखिए एसपी क्या है, छोटा है क्या, किससे, क्रय मूल्य से। तो सीधी सी बात है यहाँ पे हानि होगी, कितने रुपए की हानि होगी। तो हम लोग हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हानि ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं सीपी माइनस एसपी कर देते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है। तो हम लोग को 58,400 माइनस का 56,030 में से घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 10, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 3 जाएगा तो 7। अब यहाँ पर 3 बचा तो 3 उतार देंगे। 8 में से 6 जाएगा 2 और 5 में से 5 जाएगा 0। 2,370 रुपये का यहाँ पे हानि हो जाएगा, 2,370 रुपये का यहाँ पर हानि हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक दुकानदार 1 रुपए की 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 रुपए लाभ कमाने के लिए वह कितना टॉफी बेचेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ध्यान से जो प्रश्न कर रहे हैं वही लिखेंगे। एक दुकानदार 1 रुपए में, यानी कि 1 रुपए में 5 टॉफी खरीद रहा है। RS 1 रुपए में ये 5 टॉफी खरीद रहा है, ठीक है। जो बोला है वही करेंगे। तो अब देखिए 1 रुपए में 5 टॉफी, तो एक टॉफी का मूल्य यहां से पता करना हो, एक टॉफी का मूल्य तो कैसे पता करेंगे। एक टॉफी का मूल्य पता करना हो तो हम लोग 1 रुपए में खरीद रहे हैं 5 टॉफी, तो इससे हम लोग 1/5 करेंगे तो ये आएगा 0.20, ठीक है। ये 1 रुपए में एक टॉफी का मूल्य हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है रुपए 1 रुपये का 4 टॉफी बेच रहा है, 4 टॉफी बेच रहा है, ठीक है। इसका मतलब यदि हम लोग एक टॉफी का विक्रय मूल्य पता करें, एक टॉफी का विक्रय मूल्य पता करें, विक्रय मूल्य, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो हम लोग को 1/4 में भाग देना होगा, 1/4 तो 0.25। देखिए अब यहाँ से हम लोग को पता चल गया क्रय मूल्य एक टॉफी का और विक्रय मूल्य एक टॉफी का। तो जब एक टॉफी का क्रय मूल्य पता चल गया, एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना है 0.20, एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना है, एक टॉफी का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य वो है 0.25। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग लाभ प्राप्त कर लेंगे। लाभ कितना हुआ, तो लाभ के लिए 0.25 में से घटाना पड़ेगा 0.20 को, तो हम लोग को लाभ पता चल जाएगा। तो लाभ हम लोग को पता ये चल गया, ठीक है, लाभ हम लोग को पता चल गया। तो ये कितने का है, एक टॉफी का लाभ है, एक टॉफी का लाभ है। तो पता नहीं कितना बेचा होगा, हम लोगों को नहीं पता है। तो 125 रुपये का लाभ कमाया होगा, तो कितना 125 रुपया का लाभ कमाने के लिए वो कितना टॉफी बेचा होगा, तो हम लोग इसी से भाग कर देंगे 0.05 से। तो इसको देखिए, तो 125 2 अंक में दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए और नीचे आ जाएगा 5। अब इससे 5 से कट कर दीजिए, 5 दूना में 10 और यहाँ पर 2 इसको दे दिया 25, 5 × 25 आई 00 उतर जाएगा। तो 2500 2500 टॉफियाँ बेचेगा, तब जाकर उसे कितने रुपया, तब जाकर उसे 125 रुपये का लाभ होगा। देखिए एक टॉफी के पीछे वो कमा रहा है 0.05 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो 2500 टॉफियाँ बेचेगा तब जाकर 125 रुपये कमा पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसको आप क्या कर दीजिए, सरल कर दीजिए। तो इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, तो जब भी आप लोगों का हर बराबर रहता है तो एलसीएम क्या हो जाता है, वही हो जाता है। ये बात आपको पता है, बिल्कुल पता है। अब ये 5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, -3 अब +9 अब -1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ देंगे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो 9 7 16 16 5 21, तो ये हो गया 21 माइनस और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, 3 1 4 घटेगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। अब यहाँ पे घटा कर लिख दीजिए, तो ये होता है कितना, ये होता है 17, ठीक है, 17/22 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग का जो आया वो 17/22 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया है, तो पहिया आप लोग देखें गोल होता है, ठीक है, और बीच में ऐसे होता है और बहुत सारी तिलियाँ होती है। तो इसमें कितना तिलिया दे रखा है, 24 तिलिया दे रखा है, ठीक है, 24 तिलिया दे रखा है, 24 तिलिया। तो ये कहा जा रहा है 2 संलग्न, यानी कि ये तिल्ली, ठीक है, ये तिल्ली और ये तिल्ली के बीच का कोण बता दीजिए, कोण यहाँ पे, ठीक है, कोण बता दीजिए। तो हम लोग को पता है कि ये जो तिल्ली, ये जो चक्का होता है, चक्का यानी साइकिल का जो पहिया होता है वो गोल होता है, और जब गोल होता है तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप एक काम कीजिए, 360 में इस 24 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 24 से भाग दे दीजिए। तो इसको कट करेंगे तो ये होगा 180 और बट्टे का 12, फिर इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 बट्टे का 6, और जब इसको कट करेंगे तो 15 छक्के 90 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का कितना आया, 15 अंश आ गया, बी नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप बता दीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, किस आयत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है।
तो आप लोग एक काम कीजिएगा, क्षेत्रफल पता करने के लिए ए नंबर, तो आयत का क्षेत्रफल का परिभाषा क्या कहता है? आयत का क्षेत्रफल का परिभाषा कहता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बात आपको पता होगा, अभी तक इस टाइप का प्रश्न आप सॉल्व भी कर लिए होंगे बहुत बार, ठीक है, ऐसा मैं कराया भी हूं। तो 10 गुणे 18 करेंगे फर्स्ट वाला का, ये आएगा कितना? 10 गुणे 18, 18 दांव पर 180, ठीक है, 180, ठीक है, 180 फर्स्ट वाला ए नंबर, ठीक है, तो 180 इसका आया, 18 दांव पर 180। दूसरा है, दूसरा बी नंबर, बी नंबर का हम लोग यदि पता करें तो ये हम लोग का 14 गुणे 14 करना पड़ेगा, 14 गुणे 14। तो 14, तो 4 चौको 16 और 4 एक का नाम 4, इसको कर लेते हैं ऐसे। इसको अब हम लोग को नहीं पता है तो हम डायरेक्ट ऐसे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 4 चौको 16 का 6 हाथ में आया, 1 4 एक का नाम 4 1 5 और 4 एक का नाम 4 और 1 एक का नाम 1, 6 5 4 9, 196। तो ये आया है 196, ठीक है, 196। अब हम लोग सी नंबर पता कर लेते हैं। देखिए पता करना जरूरी है, ऐसे डायरेक्ट देखेंगे 280 टिक कर देंगे। तो देखिए आयत ए का 280 दिया है, आयत ए 10 गुणे 18 करेंगे तो 18 दांव पे 180 होगा, गलत दिया हुआ है। 280 गुणा करके लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो बस आपको गुणा करके वहां पे एग्जाम में जाना है तो पता कर लेना है, नहीं तो आप लोग बहुत ही बुरा फंसेंगे, ठीक है। 6 दूना 12 का 2 हाथ में है, 1 6 एक का नाम 6 1 7 2 एक का नाम 2 1 एक का नाम 1 2 7 2 9 1, 192। थर्ड नंबर का आया है 192, ठीक है। अब फोर्थ नंबर का ऐसे ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। और ये 17 गुणे 11 करेंगे तो ये भी कम आएगा। डी नंबर पता कर लेते हैं, 17 गुणे 11, 17 गुणे 11। तो 17 दांव पे होता है ना, 17 दांव पे 170 प्लस कर दीजिए 17, यानी कि 17 का नाम 17, तो ये हो जाएगा 180 और 187, ठीक है। तो सबसे बड़ा अब इसमें हम लोग जांचेंगे, समझ में आया आप लोगों को? सबसे ज्यादा हम लोग इसमें जांचेंगे तो सबसे ज्यादा 196 है, तो 196 जहां पे दिखेगा उसी पे टिक करेंगे, बी नंबर राइट आंसर। तो वहां पे मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पी क्यू आर और एस द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। उपरोक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए क्यू प्लस आर कितने प्रश्न पी और एस से दोनों से अधिक किए हैं, पी प्लस एस से अधिक किए हैं। क्यू और आर तो ये हो जाएगा 6 और 10, 6 10 16, और पी और एस तो पी है 4 और एस है 8, पी है 4 और एस है 8, तो ये हो जाएगा 12। दोनों का अंतर पता करना है तो 16 माइनस का 12 कर देंगे, इक्वल टू में 4 का अंतर पता चलेगा, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कितना अधिक हल किया, तो दोनों में तुलना कर लेंगे तो ये 4 अधिक हल किया, क्यू आर वाला 4 अधिक हल किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि 8 माइनस 18, ये महिला कोष्टक 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, इस पर छोटा बार ब्रैकेट और ये महिला ब्रैकेट, ठीक है। हल करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए 8 माइनस उसके बाद से 18, सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है, बार ब्रैकेट को। तो ये हम लोग कर देते हैं 16 5, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे देखिए 8 18 माइनस 16, 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये 8 माइनस 18 माइनस 16 में से 2 जाएगा 14, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, कितना आया है? तो 4 आंसर आया है, ठीक है। तो 4 पे आप लोग टिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाम को 6 बजे घंटे में मिनट की सुई के मध्य का बना कोण बता दीजिए। सबसे पहले हम लोग घड़ी बनाएंगे। घड़ी कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पे बजता है 12, तो यहाँ पे बजता है 6, यहाँ पे बजता है 3, तो यहाँ पे बजता है 9, ठीक है।
इस टाइप से आपको पता है। चलिए यहाँ पे कर देता हूँ 1, यहाँ पे कर देता हूँ 2, यहाँ पे कर देता हूँ 4 और यहाँ पे कर देता हूँ 5, यहाँ पे कर देता हूँ 7 और यहाँ पे कर देता हूँ 8 और यहाँ पे कर दिया 10 और यहाँ पे कर दिया 11। घड़ी मैंने बना दिया कि नहीं? ऐसे ही बना दिया। कहा जा रहा है कि घंटे में मिनट के 6 बज रहा है, तो 6 कब बजेगा? तो 6 आप लोग का जब बजेगा, छोटा सुई इसके सामने रहेगा और बड़ा सुई इसके सामने रहेगा, तो 6 बज जाएगा। ठीक है, 6 बज जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके मध्य बना कोण बता दीजिए। तो देखिए इसके मध्य जो बना कोण ऐसे हम लोग देखेंगे, तो ये टोटल कितना डिग्री के? तो जो एक रेखा होता है ना, उस पे टोटल 180 डिग्री, यानी कि इधर के साइड में 180 डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी रेखा ले लीजिए तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। और एक चीज आपको पता होगा, सरल कोण को ही हम लोग 180 डिग्री का कोण कहते हैं। निम्न कोण आप लोगों का 90 डिग्री का बराबर होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। और सम कोण आप लोगों का केवल 90 डिग्री के बराबर होता है, और अधिक कोण आप लोगों का 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। और सरल कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग को 180 डिग्री के बराबर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया इतनी चीजें? बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 दिया है तो भाज्य बता दीजिए। सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा किसको भागफल बोलते हैं और किसको भाज्य बोलते हैं और किसको शेषफल बोलते हैं। तो ये चीजें मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले 10 में मैंने 3 से भाग दिया, तो यहाँ पर 3 जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है भागफल, ये होता है शेषफल, ये होता है शेषफल, और ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक, ये होता है भाजक। ये बात आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं पूछूं कि यहाँ का भाज्य बता दीजिए, और मैं दे रखा हूँ भाजक, भागफल और शेषफल। तो अगर हम इसका गुणा इसके साथ कर दूं और इसको जोड़ दूं तो आंसर आ नहीं जाएगा। 3 गुणे 3 कर दूं और प्लस का 1 कर दूं तो हम लोग का आंसर आ नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो सेम वही जो मेथड है वो यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले ऐसे हम बना देते हैं, और भाजक दिया है 51 और भागफल दिया है 16 और शेषफल दिया है 27। अब हम लोग इसका गुणा इसके साथ कर दें और इसको जोड़ दें तो आंसर आ नहीं जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 51 गुणे 16 करेंगे और प्लस का 27 करेंगे तो आंसर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। अभी तक आप कमेंट नहीं किए हैं, अपना अटेंडेंस नहीं लगाए हैं और यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए हैं, तो बता दीजिए कि भैया 51 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा, मैंने ये कैलकुलेट किया है तो इतना आया हुआ है। और अपना नाम लिख देंगे और मेरा गोविंद भैया जरूर लिखेंगे। गोविंद भैया कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसा लग रहा है, ये तो लिखना भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इस टाइप से दिया हुआ है, इसको इस टाइप से इतना आंसर आया हुआ है, यानी कि जो 9432 में भाग दिया गया है 1.25 से, तो बराबर में आया है 7.456 आया हुआ है। तो वही पूछा जा रहा है 9.432 में यदि भाग दिया जाए 12.5 से तो कितना आएगा आंसर? डायरेक्ट भाग ही देकर निकाल लीजिए ना आप लोग, डायरेक्ट भाग देकर निकाल लेंगे तो 0.75456 आएगा। मैं इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा चीज़ें को बताने में। डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या कहते किसे है। अभाज्य संख्या कहते किसे है? अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है, ठीक है। अगर 2 का हम लोग गुणनखंड पता करें, यानी कि 1 से कटेगा 2 से कटेगा, 3 का पता करें तो 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 7 का पता करें तो 1 से कटेगा 7 से कटेगा। तो उभयनिष्ठ पूछा जा रहा है, सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है वो है 1। हर एक में आएगा, तो हर एक में आएगा तो 1 आएगा, तो ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं और इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी आएगा, तो इस बार आएगा तो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को आप लोगों को इस टाइप से लिखना है, इस टाइप से नहीं जोड़ना है। 1.1 लिख दीजिए, ठीक है। सेकेंड नंबर को लिखना है तो 1 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाकर इसको ऐसे लिख दीजिए। बाहर जा रहा है जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है बाहर जा रहा है,
बस बाहर कब तक जाएगा, जब तक हम लोग भेज रहे हैं, और जब हम लोग अंदर करेंगे तो ये चुपके से अंदर हो जाएगा। यानी कि कोई अपने सिर पे कब तक चढ़ा रहेगा, जब तक आप चढ़ाए रहेंगे, और जब उठा के पटक देंगे वो क्या रोने लगेगा। तो यही हाल है। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे और मैं इतना ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ। अब ऐसा ही अगर आप लोग काम करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो मैं नेक्स्ट बार से वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बार मैंने क्या किया, आपको उठाकर पटक दिया। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई, आप लोग तो मेरे दोस्त हो, लाइक तो कर ही दोगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं है, 0 बढ़ा दिया तो ये इसका हीरो बनना छूट गया। ठीक है, इसका हीरो बनना छूट गया। तो 0 बढ़ाने से कोई मान में परिवर्तन आता है सर? नहीं आता है। ठीक है, तो बस इसके नीचे क्या है, तो 1 1 2 हो जाएगा। इसके नीचे क्या है, बस 1 है ना भाई, मिस्टेक हो गया क्या? सेकेंड नंबर पे है ना, तो ये थर्ड, तीनों हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये दशमलव उतर जाएगा, ये 3 3 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। बस किस ऑप्शन में है? 2 3 1, एक बार कोई छूट रहा है, 4 तक है ना, ये 3 तक, तो ये 1 इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये 2 नहीं आएगा, 1 1 आएगा। इसको अच्छे से जोड़ कर दिखाता हूँ भाई, मिस्टेक हो गया, छोटी सी गलती करेंगे मिस्टेक हो जाएगा। चलो इस बार 0 नहीं लगाएंगे, कोई मतलब नहीं है, हीरो बन रहा है, हीरो बनने दो, 0 नहीं लगाने का। ये यहाँ पे 1 है ना, हाँ, इसको मैं उतार रहा हूँ। अब ये 0.010 बनने दो हीरो यार, क्या करूँगा, बन रहा है, बनने दो। देखो बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 उतरेगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 उतरेगा, और इसके नीचे ये है तो 3 उतरेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आया था, कितना आया था, 3 2 5 ही आ रहा है, और वहां पे हम लोग जोड़े थे तो 6 जोड़ दिए थे, और इसको जोड़ेंगे तो 2, और इसको जोड़ेंगे तो 1। अब जो फाइनल आंसर आया है कितना आया, इतना, सी नंबर आया आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 90 का अभाज्य गुणनखंड। बस सिंपल सा तरीका अपनाइए, ये वाला मेथड, 2 से कट कीजिए तो ये 45 हो जाएगा, फिर 3 से कट कीजिए, 15 3 45 होता है, 3 से कट कीजिए 5 हो जाएगा। भाई क्या कर रहे हो, ये तो जादू हो गया, 2 बार है तो 2 बार घात लिख दीजिए। ये आंसर में हो तो ये पे टिक कर दीजिए, ये वाला हो तो इस पे टिक कर दीजिए। राइट आंसर आप लोग का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलें हैं। तो 300 ml की 17 बोतलें हैं और 130 ml की 30 बोतलें हैं। जग में लीटर की कुल लीटर में बदल देना है। 17 तिया 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 13 तिया 39। ये ml में आया है, ml में 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। तो इसमें कितना ml आएगा, तो इसमें आएगा 5 लीटर आएगा और 100 ml आएगा। ठीक है, और इसमें 3 लीटर आएगा और ये 900 ml आएगा। 900 और 100 ml मिलकर 1000 ml बनाएगा, तो 5 3 8 लीटर, आइए 1000 ml, तो ये भी लीटर में बदल जाए, यानी 9 लीटर टोटल आंसर आएगा। समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है भाई, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ समझ में आएगा। बस करो ना, नहीं समझ में आया मैं क्या करूँ। इसका राइट आंसर डायरेक्ट ये हो जाएगा, और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, छोटी और बड़ी संख्या बनाकर अंतर बता देना है। बना दूँ? अब ये भी बोलोगे कर दो सर, भाई क्या कर रहे हो, इससे बड़ी संख्या आप लोगों को बनाना है तो ऐसे लिख दो ना, ऐसे लिख दो। छोटी संख्या बनाना है 2047, अंतर बताना है, घटा दो, आंसर आ जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, इतना पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सुरेश ने अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से निकला। 9 बजे से पहले घर से निकाल देता हूँ। ठीक है, 10 मिनट पैदल चला, 10 मिनट प्लस 1 घंटा
प्लस 5 मिनट प्लस 15 मिनट, टोटल कितना चल दिया भाई? 15 5 20, 20 10 30, 1.5 घंटा चल दिया। 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1 घंटे जब 30 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो ये बच जाएगा 10:30। 10:30 AM पे वो क्या हुआ, अपने चाचा घर पहुंच गया। 3 घंटा 20 मिनट रुका, 3 घंटा 20 मिनट रुका, 3 घंटा 20 मिनट रुका, तो 3 घंटा 20 मिनट रुका तो इसमें जोड़ दो 3 घंटा 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10 3 13, यानी 1:50 PM वो हो जाएगा। ठीक है, और 1:50 से वो चल रहा है, फिर शाम को 3:30 अपने घर पहुंच जाता है। 3:30 PM पे वो घर पहुंच जाता है। तो बस इसी के बीच में जो दूरी है ना वही आंसर हो जाएगा। तो कितने घंटा उसको पहुंचने में लग रहा है, तो देखो 10 मिनट, तो इसमें तो 2 बज जाएगा, 2 बज जाएगा और 3 बजेगा। कैसे बताऊं भाई, डायरेक्ट ऐसे घटा देता हूं ना, 3 30 माइनस 1 50 घटा देता हूँ, 0 में 0, 13 में से 3 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा भाई, 13 में से 5 घटा रहा हूँ 8, और ये 2 में से 1 जाएगा 1। 1 घंटा 80 मिनट, 80 मिनट क्यों आ रहा है भाई, 0। हाँ, तो 1 घंटा 80 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट आना चाहिए ना, 10 मिनट, अच्छा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो 2 बचा, 13, 13 में से 5 जाएगा, 1 घंटा 80। यहाँ से कर लेता हूँ, ये ट्रिक नहीं काम करेगा, यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। 10 मिनट तो 10 मिनट ये, तो 2 बज जाएगा, 3 बजेगा तो 1 घंटा और 30 मिनट ये, तो 1 घंटा ये, 3 बजेगा तो 30 मिनट ये, 30 मिनट ये, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट पे टिक करेंगे, सी नंबर राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोग का मैथ का सोल्यूशन बहुत इजी तरीके से मैंने खत्म कर दिया। अब हिंदी का सोल्यूशन कैसे करना है, सब पे छोटे छोटे टिक कर लेंगे और ओमआर शीट को भर देंगे। ठीक है, ओमआर शीट को भर देंगे आप लोग 41 से लेकर 60 तक। अब आइए हिंदी का सोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहला अनुच्छेद कह रहा है ना कि सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान होती हैं किंतु प्राय बड़ी होती हैं। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तिरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तिरता हुआ देखता बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़काए उड़ सकती है। देखिए बहुत उटपटांग दिया रहता है हिंदी में ना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि इतना मतलब भाई बहुत हार्ड होता है हिंदी इस बार हार्ड ही पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। मादा सुनहरे बाज को घने भूरे परों से पहचाना जा सकता है। माना सुनहरे बाज को हम लोग किससे पहचान सकते हैं, घने भूरे परों से। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, तो खुला क्षेत्र चाहिए, ए नंबर पे टिक करेंगे। विशाल ऊंचाई नहीं चाहिए, वनस्पति रहित क्षेत्र नहीं चाहिए, भवनों वाला खुला क्षेत्र नहीं चाहिए, खुला क्षेत्र चाहिए। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, शानदार मतलब क्या होता है, एकदम शानदार, भव्य पर टिक करेंगे, भव्य पे, सी नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम शब्द नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। बहुत से लोग जानेंगे विशाल विशाल मतलब बड़ा, बड़ा पर छोटा पे मार देंगे तुरंत, गलत हो जाएगा भाई। नन्हा छोटा भारहीन ये सारे क्या है, भारहीन मतलब उसमें भार ही ना हो, तो ये सब छोटे हैं। विस्तृत आप लोग का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। जालों से मकड़िया को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़िया के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने और भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। अधिकांश मकड़िया गहरे, मटमैले, भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़िया के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। मकड़िया के जाले चिपचिले होते हैं। कोई कीड़ा जाल में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंसा जाता है। जाल का हिलना अनुभव करके मकड़िया समझ जाती है कि कीड़ा फंस चुका है, इसीलिए जाल के बिना मकड़िया वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो सीधी सी बात है, मकड़ियों के जाल के महत्व के बारे में है, तो ए नंबर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे अंडे पकड़े रहते हैं, वे भोजन पकड़े रहते हैं, वे जल ढूंढते हैं, वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं। तो इसमें जो ये है सी नंबर, वे जल ढूंढते हैं, तो ऐसा गलत है। मकड़िया का जो जाल होता है वो जल नहीं ढूंढता है। सी नंबर पे टिक करेंगे। फांसा का समानार्थी समान अर्थ देने वाले को ही समानार्थी कहते हैं। फांसा मतलब समान अर्थ दे, चिपक जाना, ठीक है, तो ए नंबर पे टिक करेंगे। मकड़िया कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे अनुभव करती हैं भाई, सूंघ के नहीं, वे चख के नहीं, वे सुन के नहीं, वो अनुभव करती हैं। अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का अर्थ है, तो अस्तित्व का मतलब होता है जीवित रहना। आपका अस्तित्व क्या है? अस्तित्व मतलब जीवित रहना भाई, ए नंबर पे टिक करना। अस्तित्व का मतलब ये नहीं कि पकड़ा गया, छिपा हुआ या सुरक्षा, और जीवन रहना, जीवित रहना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई एक काम करो, चलो मैं ही बता देता हूँ। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है, न थकता है, और यह न कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों की पहचान भी कर सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीन जैसे दिखाई देते हैं। थका का समानार्थी, थका मतलब क्या होता है? मतलब भाई समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाला। थकान मतलब क्या होता है? निडाल पे टिक करेंगे, ठीक है। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे यंत्र हैं। कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते। कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं नहीं भाई, रोबोट एक यंत्र है, ठीक है। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं किया गया है? तो बच्चों को पढ़ने के लिए रोबोट का उपयोग नहीं किया गया है। रोबोट अभी तक ऐसा रोबोट नहीं बना जो बच्चों को पढ़ा सके। भाई डाउट होगा तो कैसे पूछेंगे आप? इसीलिए तो हर समस्या का समाधान हो रहा है, लेकिन टीचर लाइन में भाई टीचर की जरूरत पड़ रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत पड़ रही है। हाँ, अच्छा है कि ऑनलाइन की सुविधा हो गई है। मैं अपने उत्तर प्रदेश में रहकर, किसी जिले में रहकर आपके हर एक भारत के कोने कोने में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो अलग चीज़ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीत? खतरनाक का मतलब विपरीत अर्थ देने वाला, तो खतरनाक का मतलब सुरक्षित पे टिक कर देंगे, ठीक है। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, ये गलत है। ए नंबर पे टिक करेंगे। चलिए ये कर लीजिएगा। पुस्तकें मानव प्रतिदिनों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पादक है, कर लीजिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पढ़िए और कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं अभी आप लोगों को नहीं बताया, देखिए मैंने तो जो पेपर सॉल्व कर रहा था, तो ये मैं एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ले रहा था और इस पे सॉल्व कर दे रहा था। लेकिन आपको कहाँ पे करना है? तो आपको ये देखिए, कच्चे कार्य के लिए जगह, कच्चे मतलब यहाँ पे रफ वर्क कर सकते हैं, तो ये पेज के लास्ट में करना होता है। तो अभी तक पूरा वीडियो देखे होंगे ना, तो बहुत मजा आया होगा, सब कुछ सीख गए होंगे, पेपर कैसे सॉल्व करना होता है, और ओमआर शीट जमा हो जाएगा आपको, और ये पेपर अपने घर लेकर चले आएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।